हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि उनको किस तरह से देखना है कि उसमें क्या चीज़ नई थी, किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। मैंने 1 से लेकर 10 तक करा दिए थे। इसके आगे की मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट आप 30 से 40 क्वेश्चन तक ट्राई कर लूँ कि खत्म हो जाए। उसके बाद के फिर उसमें बाकी का कवर कर लेंगे। तो इसमें देखो, आप जैसे 11वां क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें पूछा कि भारत में जिन व्यवसायों का जो विनियोग है वो 1 करोड़ तथा कारोबार 5 करोड़ तक होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोला जाता है बेसिकली। तो अभी बीच में क्या हुआ था कि 1-2 साल पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई थी। तो ये जो होता है ये आपका सूक्ष्म उद्यम होता है। क्या होता है? सूक्ष्म उद्यम। अभी आप पूछोगे कि ये ऐसे रैंडमली पूछ लिया था, ये क्वेश्चन रैंडम था, लेकिन ये बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। लाइक आपको पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 1 से 5 करोड़ का अगर होता है तो उसमें क्या आता है। दूसरी चीज और बता देता हूं आपको, जो एक आपकी उत्तर प्रदेश तथ्यसार की जैसी घटना चक्र की जो एक आर्थिकी आती है, सब लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली था। मतलब जब ये पेपर 5 दिसंबर 2021 को हुआ था तो ये डायरेक्टली वहां पे आपको मिला हुआ था। तो जिस बच्चे ने उसको भी पढ़ रखा है और सुपरफिशियली पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल चीजें पढ़ रखी है तो भी वो ये क्वेश्चन कर लेगा। अब इसमें वही बात आती है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये स्किल आपके पास होना चाहिए कि भाई क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बेसिक चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वहां से आया था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फालतू क्वेश्चन है, मतलब ये तो सबको पता होता है। इसमें आपको शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा सब दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन गलत करने का कोई मतलब नहीं है। ये 1 नंबर बहुत इजी है आपके लिए। ये आप गलत करेंगे तो आप एकदम से 5-6 हजार लोगों से पीछे हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले स्टार्ट की थी। इसमें आंसर था दिल्ली। अब देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये घटना सर जो आती है ना, कि उसमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ था। अभी भी मेरे पास कहीं अगर पुरानी पड़ी होगी किसी दोस्त उसके से मैंने ली थी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब इसमें अब आप सोचेंगे कि यार ये आया तो इसमें ये कैसे पकड़ेंगे, यही आएगा इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो ये ई राशन कार्ड सेवा है ना, ये एक तो पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, यानी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 वाला, उसके बाद से आप जरा पेपर उठाना, यूपीपीएससी का पेपर उठाना, और भी जो पेपर उस टाइम पे हुए थे यूपीपीएससी के उठाना, देखना 17-18 तक लगातार फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा है। अब ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने डीपली एनालाइज कर रखा है, मुझे पता है कि क्या यूपीपीएससी का हैक है। अब आप जब उसको पढ़ोगे समझोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। उस हिसाब से ये जो राशन कार्ड सेवा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि भाई उसको डिजिटल कर दिया गया है। हर चीज आपको पता है कि आजकल डिजिटल हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो भी आपके कैपिटल में हो रही है, देश की कैपिटल में जब हो रही है, दिल्ली में जब हो रही है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज हो, जैसे आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत ही पैन इंडिया है, बहुत ही पूरे इंडिया में, या बहुत से हमारी कैपिटल वगैरह जो है, या जो हमारे जो 7-8 बड़े स्टेट्स हैं उनको इंपैक्ट डाल रही है, पूरे हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए उसकी बहुत वैल्यू है, तो आप उसको जरूर पढ़ें। ये होता है पकड़ने का तरीका कि भाई करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो सब कुछ है, ऐसे तो आपको हर जगह सब कुछ मिल जाएगा। 10 मैगजीन आप जाओगे मार्केट में मिल जाएंगी, इधर उधर आपको यूट्यूब चैनल पे हर कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सब पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, या तो फिर आप इतने जीनियस हो कि आप सब चीज पढ़ो और सब चीज याद कर लो, तो फिर अलग बात है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तभी तो उसको कंफ्यूजन होता है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ये क्वेश्चन आप प्लीज, मतलब अगर आपको जरा सा भी डाउट हो, वैसे तो आप भरोसा करते हो मेरी बात पे, लेकिन आपको डाउट हो तो आप एक काम करो, 2021 का पेपर उठा लेना, 21 या 22 का यूपीपीसीएस का। इसके अलावा और भी जो भी यूपीपीएससी के पेपर होते हैं 2-3 साल के इधर लास्ट, आप उसको उठा के देख लेना। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ये क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, घुमा के 10 जगह पूछा गया है। 10 जगह पूछा गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जाके देख लेना, आपको खुद मिलेगा। तो इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके फोकस क्या है, उसकी थीम क्या है। तभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने शेयर किए थे, वो मैंने पिक्स वगैरह शेयर की थी, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आज फिर से डाल दूंगा कि भाई उसको पढ़ लो, वो सारे टॉपिक्स पढ़ लो, चाहे कहीं से पढ़ो, चाहे किसी कोचिंग मटेरियल से पढ़ो, चाहे तुम बुक से पढ़ो, चाहे तुम यूट्यूब चैनल से पढ़ो, चाहे तुम कहीं कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ो, चाहे तुम जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो, लेकिन पढ़ लो यार। पढ़ लोगे तो तुम अपनी प्रिपरेशन में एक्सेल कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। वरना ऐसे समुंदर है और समुंदर में से मोती जब तक नहीं निकालना जानोगे तब तक तुम कुछ भी पढ़ते रहोगे, कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वे ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखो, ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो और आप वो 1850 से 1900 वाला दौर जो था, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, 1800 वाला टाइम था, 1750 के बाद जब दंगे वगैरह हो रहे थे, जब चीज़ें हो रही थी, जब फेजेंट मूवमेंट वगैरह हो रही थी, किसानों के आंदोलन हो रहे थे, उस टाइम पे वो जो पूरा 100 साल का जो वो एक जो पूरी सदी थी, उस समय ये दादाभाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने, आपने देखा होगा, इन्होंने बुक निकाली थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया। अब वो जो किताब है
वो आप जरा जाके देख लेना, वही किताब अभी 1-2 साल पहले यूपी पीसीएस में पूछी गई है, उसका ईयर पूछ लिया गया था, एग्जैक्ट उसका ईयर पूछा गया था। आई थिंक यूपी पीसीएस की बात है 2021 या 22 की, आप जाके देख लेना। उसमें उन्होंने 4 ईयर दिए थे, 1901, 1903, 1905 एंड 1907 ऐसे करके दिया था। तो वहां पर उन्होंने पूछा था, यानी कि यूपी पीएससी की जो थीम है, जो फोकस है, वो दादाभाई नौरोजी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये बात तुम्हें कौन बताएगा, कोई तुमने कहीं सुनी है नहीं सुनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, एटलीस्ट आप इसको याद रखना, याद रखोगे तो पढ़ पाओगे। इसके बारे में पढ़ लो, देखो होगा क्या। ये क्वेश्चन वैसे तो रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी होगा ना तो इससे रिलेटेड कुछ और रिपीट हो जाएगा। जैसे कि दादाभाई नौरोजी के बारे में वो कुछ और पूछ लेगा कि वो कहाँ के थे, क्या थे, उन्होंने कोई और बुक लिखी थी उसके बारे में पूछ लेगा, या कोई उन्होंने और काम किया था उसके बारे में पूछ लेगा, किसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे उसके बारे में पूछ लेगा, उन्होंने जो ब्रेन थ्योरी वगैरह बताई थी वो क्या था। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो आपको इनके बारे में, दादाभाई नौरोजी के बारे में 5 से 6 स्टेटमेंट, 5 से 6 फैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी को एक नॉर्मली मतलब पता होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया लगा होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड इसमें आंसर है। एंड मेन इसमें चीज ये है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होती है हर 2 साल में आपकी आती है, तो अगर आपका एग्जाम दिसंबर के पहले होता है तो आपको ये पुरानी वाली जो है 2021 वाली, यही आपके काम आ जाएगी। लेकिन अगर आपका पेपर दिसंबर के बाद होता है तो आई थिंक दिसंबर में ये रिलीज होती है, तो दिसंबर में आपकी नई वाली आ जाएगी। तो जब आपकी नई वाली आ जाएगी तो फिर आपको वो पढ़ना रहेगा। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, आपने पहले से भी इसको पढ़ा ही होगा पहले से, इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें सब लोग पढ़ के जाते हैं, आपने देखा होगा इतने सारे मटेरियल सर्कुलेट होते हैं। तो ये फॉरेस्ट सर्वे थोड़ा थोड़ा देख लेना यार कि कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है ना। फॉरेस्ट कवर थोड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा था इस बार यूपी पीसीएस 2023 में यूपी का पूछ लिया गया था, 2 उसमें फैक्ट दे दिए थे, तो उसमें ही लोग एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे क्या है। तो इट्स लाइक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लेना, ये एक फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद में अगर बात करें तो निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है मछली को लेकर के। देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इट्स लाइक कि उसने बहुत तुमसे ऐसी चीज नहीं पूछी है जो बहुत ही छोटी सी हो, उन्होंने मछली का पूछा है, मतलब फिशेस का। फिशेस देखो यार, अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी, और ये जो आपका इधर वाला रीजन है साउथ ईस्ट एशिया वाला, लाइक इंडोनेशिया हो गया और ये सब, इधर साइड काफी फिशेस, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई खाता है, इस तरीके का एटीट्यूड है। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि आपको पता हो कि मछली सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, चीन है कि जापान है। तो बेसिक जैसे कि आप जब पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर का डेटा, मिनरल का डेटा, तो एग्रीकल्चर के डेटा में छोटी छोटी चीजें मत पढ़ो कि एकदम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हो कि और उसमें भी 3 चीजें याद कर रहे हो, लाइक आप उसमें 3 स्टेट याद कर रहे हो, 3 कंट्री याद कर रहे हो। नहीं, पहली कंट्री आपको एटलीस्ट पता हो। और उसका पता का तरीका क्या है, सुबह उठो, आधा 1 घंटे पर ऐसे ही देख लो कि हाँ भाई मछली में कौन था, मक्के में कौन था, या आपका जो गेहूं है उसमें कौन है, धान में कौन है, सब्जी में कौन है, फ्रूट्स में कौन है। फ्रूट्स में भी 1-2 फ्रूट्स का देख लो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जिनकी इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। जैसे मान लो आम है, अब भाई आम यहाँ पे मलिहाबाद में आम होता है, ठीक है, लखनऊ के पास में। सो वो आम जगह जगह भेजा जाता है, तो उसका देख लो यार कि भाई कहाँ भेजा जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, कहाँ सबसे ज्यादा उसकी जो खेप है वो भेजी गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपको हर चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको ये उतना टाइम उस चीज में लगाओ कि भाई क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये जब तक आप नहीं देखोगे तब तक बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इसमें मछली का ये बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो यूपी पीसीएस में जनरली ये नहीं आएगा, लेकिन आर में थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा रैंडम पेपर आता है, थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको आर्थिकी से रिलेटेड लगेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके के लगेंगे, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछ लेगा, कहीं पे कोई मिनरल पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आर में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको उसी तरह से इस पेपर के लिए पढ़ना भी है। अब ये जो क्वेश्चन था, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 8 इसका आंसर था। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जो उत्तर प्रदेश की तथ्यसार है उसमें जब आप यूपी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा और भी आप जो भी यूपी वगैरह की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सिंपली क्वेश्चन मिल जाता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये आप गलत नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। 2 एक जैसे बलमैन को किस प्रकार से जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? इसमें अगर आप दोनों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये भी एक फिजिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जिसने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा है या जिसे बिल्कुल फिजिक्स का आइडिया नहीं है, वो ये क्वेश्चन या तो स्किप कर दे, अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई गलत हो जाएगा। लेकिन वैसे आपने अगर इंटर नॉर्मली पास किया है, लाइक थोड़ा बहुत भी आप ढंग से पढ़े हो, तो ये कर ले जाओगे आप, मतलब इतना पता होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक कि वो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में तुरंत चमक जाएगा आंसर कि हाँ भाई उनको पैरेलल क्रम में इस तरह से लगाते हैं, जब समानांतर क्रम में, तब वो ज्यादा एनर्जी उसमें रहती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। और उसके अलावा यार ये मिल जाता है, मतलब अगर आपने घट्टा चक्र पढ़ी है, परीक्षावाणी पढ़ी है, तो मतलब इन सब में मिल जाता है। परीक्षावाणी का कंपैरिजन आता है वन लाइनर फैक्टर के, ये सब क्वेश्चन ये क्वेश्चन उसमें था, डायरेक्टली था उसमें, आप जाके चेक भी कर सकते हो कभी आपको अगर मन करे तो। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसमें आपको 4 एक्ट दिए हुए थे, लाइक कंपनी अधिनियम दिया हुआ है, भारतीय संविदा अधिनियम दिया हुआ है, साझेदारी अधिनियम दिया हुआ है और वस्तु विक्रय अधिनियम दिया हुआ है। अब ये पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। आप कहोगे ये क्वेश्चन बहुत टफ था, क्या पूछ लिया, बहुत ही रैंडम पेपर है। रैंडम पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, पीवाईक्यू था। ये आप 2017 का, 18 का और 16 का यूपी पीसीएस का पेपर उठा
लीजिएगा, आप देखेंगे प्री और मेंस में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है। रिपीट मतलब यही जो 4-5 एक्ट है ना, ये और इसके साथ में 2-3 एक्ट और है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम है और 1-2 एक्ट और है, यही 7-8 एक्ट कुल मिलाकर के हैं। और वही एक्ट उन्होंने 2016 से लेकर के अभी 2020 तक 2020-21 तक घुमा घुमा के इतनी बार पूछे हैं कि मतलब रट जाता है इंसान को। अब ये क्वेश्चन अगर आप वहां पे गलत कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। यूपीपीएससी तो आपको सामने सामने एकदम लॉलीपॉप दे रहा है कि हाँ भाई प्लीज आप इस चीज को पढ़ लीजिए, ये देखिए हम पूछ सकते हैं। और ये आपने एक बार पढ़ लिया, आपका हर जगह काम आएगा। कंपनी अधिनियम है या आपका ये जो वस्तु विक्रय अधिनियम है, इसको आप एक बार पढ़ लो, याद रहेगा। हाँ भाई 1930 था कि 1932 था, थोड़ा सा उसको 1-2 बार लिख लोगे, थोड़ा सा उसको कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बहुत टफ था। मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूँ सोर्स वगैरह और इसको कैसे अटेम्प्ट करना था और वो टफ था कि नहीं, ताकि आप जब पेपर पढ़ो तो आपको पता रहे कि हाँ भाई किस तरीके का पेपर आता है, क्या है। और जो बहुत से लोग अभी भी डर रहे हैं, लाइक उनको ये लग रहा है कि अरे कैसा पेपर आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट उनको थोड़ी हिम्मत जागे, उनको समझ में आए कि हाँ भाई चीज़ें डुएबल होती हैं। इट्स जस्ट कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का विकल्प नहीं है। मेहनत को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया आजकल के ज़माने में कि मतलब अरे नहीं स्मार्ट वर्क करो। अरे स्मार्ट वर्क तो करोगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए भी मेहनत चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे बैठे चीज़ें हो जाएंगी। तो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, मतलब लिटरली आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें शर्माओ मत कि हमको रट्टा मारना पड़ रहा है, रट्टा मारना पड़ता है। अगर आपको पता है कि भाई इस टाइम पे फलाना युद्ध इस टाइम पे हुआ था, इस टाइम पे ये ट्रीटी हुई थी बिटवीन दीज 2 पार्टीज, तो भाई इसमें ये फैक्ट है, मतलब रट्टा है। उसमें कुछ समझ नहीं लोगे, उसमें क्या समझ लोगे, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, पूछ लेगा भाई कि किस दिन बैटल हुआ था। यूपीपीएससी और आरओ में इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है कि कोई भी चीज़ अगर है ऐसी रटने वाली तो उसको रटने से कतराता नहीं है, और अगर समझने वाला कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको समझने में कतराना नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, जैसे आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है। अब इसमें आगरा आंसर था। एक और चीज़ आपको टिप बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, वरना जो बता रहा हूँ उसको आप इसी तरह से आत्मसात कर लो, आपको काफ़ी फायदा होगा। आरओ का अगर पेपर देने जा रहे हो तो हृदय, स्मार्ट सिटीज और वो जो एक अमृत वाला था AMRUT, ये सब के बारे में कायदे से पढ़ लो। ये इनका फेवरेट टॉपिक है। या तो ये स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी, या तो ये पूछ लेंगे 2015, 16, 17 में कब हुई थी, ठीक है, कब उसका लॉन्च किया था, क्या था, कितनी उसमें सिटीज वगैरह हैं। या अगर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई भी इनोवेशन चल रही होगी, इनोवेशन का मतलब कि मान लो कोई सिटी ऐड की जा रही होगी, मान लो 10 सिटी ऐड कर दी गई, मान लो 10 सिटी के बाद कुछ और एक्स्ट्रा कोई चीज़ फंड दे दिया गया, कोई और प्रोजेक्ट या योजना उसके साथ मर्ज कर दी गई, कुछ भी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड अगर न्यूज में होगा, आयोग पूछ सकता है। अमृत से रिलेटेड कोई भी चीज अगर होगी वो पूछ सकता है, हृदय से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो पूछ सकता है। इस चीज को अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर आप रख लो, आपको बहुत फायदा होगा। आप पिछले साल के पेपर जो है वो उठा के देख लो, तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसमें आपको 4 योजनाएं दी गई थी, महिला समृद्धि योजना, महिला स्वशक्ति योजना, महिला साम्राज्य योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। अब ये जो 4 योजनाएं हैं, इनके ईयर आपको मालूम होनी चाहिए। ये सिंपली रटिफिकेशन है, इसमें कोई ऐसी समझने की चीज़ नहीं है। जितनी भी आपको योजनाएं हैं इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो कि वुमेन से या चाइल्ड डेवलपमेंट से या फिर न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड हैं, जिनसे एक बड़े लेवल पर फैमिली वेलफेयर हो रहा है या सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ICDS, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये इसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, देखिए इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो 1980 से 1995 तक का जो दौर है, या स्पेशली आप कह सकते हैं 2000-2005 तक का जो दौर है, 1990 से लेकर के उस टाइम पे जितनी भी स्कीम्स हैं और ये जो सेक्शंस, ये जो फील्ड मैंने आपको बताए हैं कि ये सेक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड उन स्कीम्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कम से कम आपको 20 से 25 स्कीम मिलेंगी। मैं ट्राई करूंगा मैं भी आपको करा दूं, वरना आपको हर जगह अवेलेबल हो जाती है। मतलब इट्स लाइक आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएंगी, और भी जो भी बुक्स आपकी रेगुलर होती हैं इकोनॉमी की उसमें मिल जाएंगी। अगर आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएंगी। उनको लेकर के आज के आज पढ़ लो। आज नहीं पढ़ सकते हो 10 दिन बाद पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। ये मत कहना कि भाई जब ये क्वेश्चन आया तो हमको पता नहीं था कहां से आया। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। महिलाओं को टारगेट करते हुए ये सब योजनाएं वगैरह थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। न्यूट्रिशन वगैरह के लिए आपने देखा है कि हमारे देश में हमेशा ही ये फोकस रहता है कि हाँ भाई कैसे जो जच्चा बच्चा है उसके लिए बेटरमेंट किया जा सके, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये पूछा गया था, हवा में नहीं पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली। ये इसमें जो 11 आंसर है ना आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2017 का या 2016 का पेपर आप उठा लेना, एक्जैक्टली ये क्वेश्चन वहां से कॉपी पेस्ट मारा गया है। अब अगर आप आरओ 2023 का पेपर देने जा रहे हो एंड ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर रिपीट होता है PYQ से और आप वो गलत कर रहे हो, तो आप अपने पैर पुलाड़ी मार रहे हो। आयोग की कोई गलती नहीं है। आयोग आपको हिंट दे रहा है कि हाँ भाई देखो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो हम लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्जैक्टली वही दे रहे हैं विद ऑप्शंस। और तब भी अगर आप गलत मार्क करते हो तो आप एकदम से 10,000 लोगों से पीछे होते हो। इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
जैसे भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपको 2 दिए गए थे। देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इजी, वो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत है वो 0% से अधिक था, दिस स्टेटमेंट इज टफ, मतलब दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के भरोसे रहते हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेगा। पहली स्टेटमेंट तो आप सही करोगे, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट आप गलत मार्क करोगे। तो इसलिए या तो ये क्वेश्चन आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको आप छोड़ दो, ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है। आपको 140 में से 140 सही नहीं करने हैं। आपने देखा होगा अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो बहुत टफ की कैटेगरी में आते हैं, बाकी क्वेश्चन कोई टफ नहीं थे, या तो ईजी थे या मॉडरेट थे 24 क्वेश्चन में से। और ये 24वां क्वेश्चन आपको पहला जाके ऐसा मिला है जो एक्चुअल में टफ है, क्योंकि इसमें दूसरा फैक्ट बहुत रैंडम है। अगर आपको मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, उसमें आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको इससे आइडिया लगा होगा। इसके बाद ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%। ये भी टफ क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन है। ये आपको जनरली अगर आप नॉर्मली कोई किताबें जो भी आप पढ़ते हो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आपको इधर उधर आपने कहीं रैंडम पढ़ा है या आपने मान लीजिए तुक्का मारा, इंटेलिजेंट गैसिंग की, कुछ सोच साच के कि अरे यार ये हो सकता है और आपका फिट बैठ गया तो फिट बैठ गया, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टफ। तो ये भी छोड़ने वाला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? अब देखो भाई, नरेंद्र मोदी अभी आपके सामने आए हैं, 2014 में आए हैं, ठीक है, 2023 चल रही है, 2021 में पेपर हुआ था। नरेंद्र मोदी ने अगर इस तरीके कोई चीज की होती तो आपको पता होता। वो सिडनी जा रहे हैं, कब अमेरिका जा रहे हैं, कब वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, कब न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इधर उधर किसी अगर मान लो बांग्लादेश जा रहे हैं या कहीं भूटान जा रहे हैं, पता रहता है कोई ना कोई जो चीजें होती हैं वो इतना न्यूज में रहती हैं, क्योंकि वो इतना बड़े लेवल पे पब्लिक अब लेवल पे उनका एक वो है, एक इन्फ्लुएंस है, एक इंपैक्ट है कि कोई ना कोई वो जो चीज़ कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे पता ही रहती है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। सो नरेंद्र मोदी तो ऐसे ऑप्शन से पहले गड़ गए। मनमोहन सिंह के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मनमोहन सिंह तो नहीं थे। अब हाँ, आप 2 ऑप्शन कम से कम हटाने के बाद 2 ऑप्शन में फिर भी डाउट में आ सकते हो कि हाँ भाई अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है या इंद्र कुमार गुजराल हो सकता है। तो इसमें वही है कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 50-50 चांस है कि आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये आंसर है तब तो आंसर आपको सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो कि ऑप्शंस को काटना सीखो। और ऑप्शन ऐसे हवा में नहीं कटेंगे, वो नॉलेज से कटेंगे। उसमें लोगों ने इतना ज्यादा उसको वो बना दिया है कि अरे एलिमिनेशन एलिमिनेशन, अरे एलिमिनेशन भी तब काम करता है जब आपके पास दिमाग है। आपके पास दिमाग नहीं है तो आप सोचो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। जो एग्जामिनर वहाँ बैठा हुआ है जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया वो बेवकूफ थोड़ी ना है, उसको भी तो पता है ना कि भाई इतने सारे लोग देंगे तो अगर ऐसे सबके तुक्के फिट बैठने लगे तो फिर ऐसे तो यार कॉम्पिटिशन रह नहीं जाएगा ना, ऐसे तो फिर सबके सही हो जाएंगे, फिर तो कट ऑफ एकदम ही ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिससे आप चीज़ों को प्रोसेस कर पाओ, आपका दिमाग समझ पाए कि हाँ यार ये तो नहीं हो सकता, ये पकड़ना आना चाहिए तुरंत। जैसे ही क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको आंसर आ रहा है तो ठीक है तुरंत मारो आगे बढ़ो, ठीक है, नहीं आ रहा है तुरंत देखो कि भाई ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा जो स्टेटमेंट जो दिया है उसमें जो फैक्ट दिया है, जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बिल्कुल ही फालतू है, उसको तुरंत पहले काटो मतलब हटा दो उसको, उस पर दिमाग ही ना जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझाता रहूंगा बाकी चीजें। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। यार अगर आप बायोलॉजी वगैरह नॉर्मल पढ़ोगे नॉर्मल तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घटनाचक्र को भी पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे कि भैया फिनॉल और जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उनकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व वगैरह होता है, तभी इतना ज़्यादा बोला भी जाता है कि हाँ भाई सर्दी में फायदा करती है, इसमें फायदा करती है, उसमें फायदा करती है, वेट कंट्रोल में फायदा करती है, जुकाम वगैरह से बचाती है आपको, मतलब हेल लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता। इसमें तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लाइक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं किया, तब भी इसमें लिख के देख लो। आपको भाई अल्फाबेट्स दिए गए, उसमें से आप बना के देख लो कि कौन सा शब्द आप बना सकते हो, कौन सा नहीं बना सकते हो। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। स्ट्राइड, स्ट्राइप, संकल्प एंड श्रेयस। इसमें आपको 2 ऑप्शन छांटने थे, 2-3 ऑप्शन छांटने थे। जो मैंने आपको आर्थिकी की बात की है, आर्थिकी के स्टार्टिंग के 20 पन्ने आप खोलना, उसमें सारी जो योजनाएं वगैरह हैं, जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो आपको दी हुई होती हैं। उनमें आप जाना, 2021 वाली भी उठा लो, मतलब ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने अपडेट कर दिया, 2021 वाली आप उठा लेना आर्थिकी और आप देख लेना ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहां से मिलेगा। डायरेक्टली वहां से मिलेगा इन द सेंस कि वहां पर दिया हुआ है। तो अगर आप बेसिक सोर्स भी करके जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो। जब मैं बोलता हूं कि हाँ भाई ल्यूसेंट को अच्छे से करो, घटनाचक्र को अच्छे से पढ़ो, करंट अफेयर्स में ये मैगजीन या ये सोर्स या ये टॉपिक पढ़ के जाओ, तो अगर पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन होगा तुम्हारा। तो मैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा मन ये है, तुम अगर भटका रहे हो कि हाँ भाई मैं वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, मुझे वो PDF भी मिल जाए, वहाँ कोचिंग का कोर्स भी मिल जाए, अगर मैंने वो कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब इन सब चीज़ों में अगर पढ़े हो तो फिर वो भटकाव है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं,
कहाँ से पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट में भी बच्चा पढ़ेगा उसको तब भी वो उसका क्वेश्चन सही हो सकता है, अगर आपने आर्थिकी से पढ़ा है तो भी सही हो सकता है, किसी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ा है तो भी सही हो सकता है, कहीं आपने पेड बैच लेकर के पढ़ा है तो भी सही हो सकता है, खुद से पढ़ा है तो भी सही हो सकता है, किसी स्टैंडर्ड बोर्ड से पढ़ा है तो भी सही हो सकता है। आगे चलते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कहाँ से। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है इसमें देखो फसल और देश की मतलब आपको बताना है कि जो देश हैं उनमें कौन कौन सी फसल जो है वो उसकी इंपॉर्टेंट है। यार ज्योग्राफी की घटना चक्र आपने पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें ज्योग्राफी की घटना चक्र जब आप खोलोगे तो आप उसमें देखोगे कि एक पूरा एक चैप्टर है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और वहाँ की कोई अगर फसल बहुत ज़्यादा वहाँ की जो क्रॉप है वो इंपॉर्टेंट है तो वो उसकी लिखा हुआ है पूरा कि इस कंट्री की ये है, इस कंट्री की है। उसको एक बार कायदे से पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो और उसका जो लेटेस्ट डेटा है वो पढ़ना। अगर घटना चक्र में पुराना दिया हो तो उसको गूगल करके थोड़ा सा देख लेना कि हाँ भाई इसमें इस समय जो इटली है या जर्मनी है या अगर यूके है, लंदन है, यूएस है, तो इनकी मेन फसल कौन सी है। या जैसे कोलंबिया है या जैसे आपकी अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, ब्राज़ील जो है वहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है या सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पर होती है, थाईलैंड की क्या चीज़ पॉपुलर है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इनका स्पेशली देख लेना क्योंकि इनका थोड़ा सा फोकस रहता है यूपीपीएससी वालों का, तो वो पूछ लेते हैं। जैसे कि थाईलैंड है या आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन सबका थोड़ा थोड़ा देख लेना। इसके अलावा जैसे कि आपका ये ब्राजील का मैंने आपको बता ही दिया, स्पेन का जैसे जैतून है, तून है, ऑलिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा मंगोलिया का थोड़ा थोड़ा, तो आप अगर 10 12 15 कंट्री भी मेन देखोगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा डील कर पाओगे। आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था न्याय आपके द्वार से। देखो भाई अब आप इसमें पूछोगे कि हम इसमें ये कैसे जाने कि यही इंपॉर्टेंट है। देखो यार ये अखिल भारतीय अभियान है। अब मान लो वेस्ट बंगाल में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, कोई उन्होंने लोकल कैंपेन चलाया है, अब वो वेस्ट बंगाल में चलाया है, यूपी में नहीं चलाया है, तो उसके चांसेस कम है कि वो यूपी में पूछा जाएगा अनटिल अनलेस कि उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट, उसका असर पूरे इंडिया पे हो रहा हो या उतना इतना ज़्यादा बवाल हो गया हो कि उसके बारे में पूछ ले कि हाँ बच्चे को पता है कि नहीं पता है। वरना अगर वेस्ट बंगाल में कोई अगर लोकल कैंपेन चल रहा है तो आपको क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ने की, उसको स्किप करो। लेकिन अगर अखिल भारतीय अभियान है यानी कि ऑल इंडिया कैंपेन है, ऑल इंडिया कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑल इंडिया कोई अगर चीज़ चालू की गई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हर यूटी और आपके हर स्टेट पर वो लागू होती है। तो आपको आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको पता हो कि हाँ भाई कौन सा अखिल भारतीय अभियान है। आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। अभी देखो इसमें 4 दिए गए थे, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि कौन सा पुर्तगाल देश का नहीं था, कौन सा विदेशी यात्री। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसको आप खोल कर देख लेना, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है, नाम भी लिखे हैं और उसके अलावा मैंने बताया कि उसमें जितने भी विदेशी यात्री होती हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको हर विदेशी यात्री के बारे में स्पेशली जो मेन है, जैसे कि ये बारबोसा है, डोमिंगो पायास है, पीटर मुंडी है, नूनीज है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इनके बारे में 3-4 फैक्ट बेसिकली क्या थे, मेन कौन कहाँ का रहने वाला था और किसके टाइम पे कौन आया था। अब जैसे कि आपने एक देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था फाहियान वेनसांग इत्सिंग वगैरह के बारे में, आई थिंक इसी पेपर में था, आगे आपको मिलेगा देखने को, तो उसके ईयर पूछ लिए गए थे। तो ये है आरओ के पेपर की खासियत कि आपसे एग्जैक्ट ईयर पूछ लेगा कि किस साल वो लोग यहाँ पे आए थे। तो आपको एग्जैक्ट ईयर मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई इत्सिंग 1979 में आया था या उसके बाद आया था, अल मसूदी 1979 में आया था या फिर 1996 के आसपास आया था। तो इस तरीके से जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है ना तो आरओ का पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका देखो यूपीएससी में अलग गेम है, वहाँ पे आपके दिमाग की एप्लीकेशन देखते हैं कि आप कितना चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो, आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, कितना ओपन माइंड से आप चीज़ों को ले पाते हो। यहाँ पे क्या है वो ये भी देखता है यूपीएससी कि आप कितना फैक्ट्स को, कितना चीज़ों को रट सकते हो, कितना आपके दिमाग में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा जब आप देखो, जब आप 2 दिन केवल 20 फैक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं ईजी है हम भी कर लेंगे। लेकिन जब आप वही चीज़ 100 दिन तक पढ़ोगे, रोज 20 फैक्ट पढ़ोगे, तो आपके पास दिमाग में इतने फैक्ट्स होंगे कि उनको प्रोसेस करना, उनको दिमाग में संभाले रखना, उनको रिटेंशन उनका रखना और उसमें से सही आंसर निकाल पाना, वो अपने आप में एक टफ टास्क होता है। उसके लिए दिमाग में कैपेसिटी चाहिए, तो इसलिए वो पेपर टफ हो जाता है, इसलिए चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्ट्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इससे बचते रहो। तो ये जो आपके जो भी विदेशी यात्री वगैरह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर एम्पायर में जो थे आप देख लेना जाके, विजयनगर एम्पायर में जो भी 2-3 थे, देवराय 2 के टाइम पे कौन आया था, देवराय 1 के टाइम पे कौन आया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आप जाके देख लेना, तो उसमें पूछ लिया था विजयनगर एम्पायर का कि वो जो विदेशी यात्री था वो उसके टाइम पे कौन सा आया था, देवराय 2 के टाइम पे आई थिंक पूछा था या देवराय 1 के टाइम पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से आपको ये जो कोर टॉपिक्स हैं इनको छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन था, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। शुजाउद्दौला, असवद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। अब ये क्वेश्चन आपको यूपी की जो तथ्यसार है उसमें जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे यूपी की, डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपने बेसिक मटेरियल पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये क्वेश्चन टफ नहीं था। और यूपी का पेपर है, यूपी स्पेशल पर आरओ पे स्पेशली फोकस होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अंग्रेजों के खिलाफ बनारस विद्रोह जो हुआ था तो उसमें बेसिकली कौन लीड कर रहा था। बनारस के राजा थे, बहुत पॉपुलर थे वो राजा चेत सिंह, तो उनके बारे में आपको इधर उधर भी पढ़ने को मिलता रहता है। आगे चलते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था। भाई
1 साल से ज़्यादा जो किसान आंदोलन है वो आपका चला, जंतर मंतर से लेकर के दिल्ली में आपने देखा था कितना डाइवर्जन था, कितनी चीज़ें थी। पहले उन्होंने सरकार ने, फिर उसके बाद में इसको जो भी एक्ट वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, उनको फिर जो भी किया था आपको पूरा मालूम है। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, वो उन्होंने एकदम बेसिक चीज़ पूछ ली कि भाई उसमें किस चीज़ का उल्लेख था, किस चीज़ का उल्लेख नहीं था। हर बच्चे को ही पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपके देश में लगातार 1 साल से ऊपर इतने लोग सर्दी में, गर्मी में, बरसात में बैठे रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या चीज़ है, क्या कानून है, क्या ऐसी चीज़ है जो किसानों को इतना ज़्यादा आक्रोशित कर रही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? अब इसमें देखो 4 ऑप्शन थे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक जो इंटेलिजेंट गैस है वो कैसे करते हैं वो देखो। भाई देखो, अब जैसे हर्षवर्धन है, गोपाल है, यशोवर्मन है और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल है। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो कुछ रूलर ऐसे हैं जो बहुत ही नॉर्मल है, जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं, उन्होंने कोई मारकाट नहीं की, वो अपना सिंपली जीवन जी रहे थे, चुन लिया जाता था, राजा बना दिया जाता था, बन जाते थे। लेकिन उनके मन में कोई ऐसी चाहत नहीं थी कि नहीं भाई हमको पूरा एक राज्य, एक पूरी टेरिटरी कैप्चर करनी है, कॉन्कर करनी है एंड स्टैब्लिश करनी है, ऐसी कोई चाहत नहीं थी। लेकिन अगर आप देखोगे हर्षवर्धन, तो आपने हर्षवर्धन का देखा होगा कि हर्षवर्धन का भाई पुलकेशिन 2 के साथ में बैटल वेटल था, मार वार होती रहती थी इन लोग की। हर्षवर्धन हो गया, और ये जो आपका एक और है ये यशोवर्मन, ये लोग लड़ाई करते रहते थे। इनका मतलब एक वो एटीट्यूड था कि नहीं भाई हमको चाहिए, फाइट करते रहते थे, इधर उधर जा रहे हैं, कभी कुछ कैप्चर कर लिया, कभी कुछ कैप्चर कर लिया, कभी किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो ये तो चीज छीन रहे हैं ना, तो ये तो खुद स्टैब्लिश अपने को कर रहे हैं, इनको जनता नहीं चुन रही है, जनता का इतना नहीं मानती थी। इट्स लाइक कि ये लोग खुद एकदम सारी चीजें कैप्चर कर लेते थे। तो अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी आप एक आंसर इंटेलिजेंट गैसिंग के थ्रू निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा है, इसमें तो यार ऐसा था, जनता के द्वारा ये क्यों चुने जाएंगे, तो साले खुद ही अपने को चुन लेते थे। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, दिमाग अपना खोलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, दिमाग के मुंडे चलाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे इसके बाद क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यार ये बिल्कुल एकदम स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। कोई भी अगर आप इस तरीके की बुक आपने अगर पढ़ रखी है, लाइक अरिहंत पांडे, मनोहर पांडे की जो आती है वो पढ़ रखी है, या फिर आपने ल्यूसेंट पढ़ रखी है, या और भी जो भी बेसिक बुक आती है यार स्पीडी की, उसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका आपको ऑर्गेनाइजेशन जो हेड ऑफिस है वो पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और जो भी अगर फॉरेन में भी अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे कोई अगर राजधानी वगैरह है, तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पेरू लीमा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र केस, जो कि अब काकोरी एक्शन हो गया है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, उनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। देखो वैसे तो जो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी काकोरी एक्शन के बारे में पढ़ रखा है या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, वो ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फैक्ट था। लेकिन अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो उसी साल 2021 के आसपास ये क्वेश्चन थोड़ा सा चर्चा में था, क्योंकि जो शाहजहाँपुर वगैरह है, जो गोरखपुर वगैरह है, यहाँ पे 2-3 जगहों पे क्या था कि कुछ प्रोग्राम वगैरह हुए थे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, अगर आप रिलेट कर पाओ, देखो रिलेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाएगी पड़ी हुई। ये जो क्वेश्चन है, ये जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हर इंसान कह देगा मेरी करंट अफेयर्स की बुकलेट में से आया, मैंने पढ़ाया था, मेरे पेड बैच में था। लेकिन एक चीज़ समझो, आयोग पेपर बना रहा है तो वो किस तरह से बना रहा है समझो। ये जो क्वेश्चन था ये कहाँ से उठा है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? बेसिकली करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहा था कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो उसकी वजह से वो पहले से डिक्लेयर कर दिया गया था कि हाँ भाई हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएंगे, पूरा इस साल ऐसे ऐसे पूरा हो रहा है हमारा। जैसे अभी बात हो रही है ना कि हम 25 साल बाद 2047 में ऐसे ऐसे करेंगे, फलाना फलाना चीज़ें, ऐसे ही बात चल रही थी। तो उस वजह से ये जो आपका राजेंद्र लाड़ी वाला जो एरिया है, गोंडा गोरखपुर है, जो आपका शाहजहाँपुर जो है, ये सब चीज़ें थोड़ा न्यूज़ में चल रही थी। तो उस वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन को यहाँ से उठा लिया है, पूछ लिया है बेसिकली कि हाँ भाई कहाँ पे कैसे क्या था। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिले। आगे चलते हैं। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें आपको 4 दिए गए, क्लारीपट्टू, थंगटा, मलखम और गतका। निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में से सम्मिलित किया गया है किसको किसको? चारों को किया गया था। आप ऐसा करना 2021 की दृष्टि जो आई दृष्टि आती है उसको उठा लेना, सबसे जो लास्ट पन्ना है, सबसे लास्ट पन्ना, बिल्कुल आखिरी पन्ना जो 208वां या 209वां पन्ना होता है, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था हुबहू, वहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब अगर आपने बीच बीच की चीजें नहीं भी पढ़ी हैं, पहला और आखिरी पन्ना भी पढ़ के जा रहे हो, तो उसके क्वेश्चन उसमें से फंसने के चांस होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्या है। एक इंसान होगा, अब वो हर लोकल इवेंट स्पोर्ट्स की पढ़ेगा, कुश्ती किसी के बीच में हो रही है तो पढ़ लेगा, मोहल्ले के 2 लड़के अगर लड़ रहे हैं कुश्ती कर रहे हैं वो भी पढ़ लेगा कोई इंसान। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई कोई बड़ी इवेंट हुई हो तो बताओ, कोई ऐसी इवेंट हुई हो जिसमें कॉमनवेल्थ वगैरह की हो तो बताओ, बिम्स्टेक वगैरह की हो तो बताओ, ओलंपिक हो रहे हो तो बताओ, पैरा ओलंपिक हो रहे हो तो बताओ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। मेरे तो यहाँ लखनऊ में ही हो रहे हैं, सामने सामने इतने बच्चे समय दिख जाते हैं, तो पता होना चाहिए ना भाई। अब एकदम से 100 बच्चे निकल रहे हैं, सफेद टी शर्ट पहन के लिखा हुआ है खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम्स, तो भाई थोड़ा सा उसको गूगल पे सर्च कर लो, नहीं भी मालूम है थोड़ा सर्च कर लो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या है, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या इसका शुभंकर वगैरह इसका क्या है, या इसमें कौन से कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, कितने कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक जानना चाहिए, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसमें देख कर पढ़ो कि भाई छोटी छोटी इवेंट्स नहीं पढ़नी है, पहले बड़ी बड़ी इवेंट्स पढ़ो कि हाँ भाई उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ सब्सटेंशियल है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका वहां से निकल जाता है आराम से। इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं, निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। तो इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अपना दिमाग लगाओगे सिंपली आप, मतलब अगर आपको एलिमिनेट इसमें ऑड वन आउट बेसिकली आपको देखना है तो वहां से आप कर लोगे। आगे चलते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने का नहीं है। इसके बाद देखिए 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या असर पड़ता है, जो आपका लिवर है इस पर क्या असर पड़ता है। भाई लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, आप 10 दिन तक आप ऐसे समझो, लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई कैलोरी कम करो, कैलोरी कम करो, कैलोरी कम करो, कम खाना खाओ, डाइटिंग करो। उसका मतलब क्या है भाई, आप डाइटिंग कम करोगे, शुगर ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, बेसिकली शुगर जो होती है, सिंपल शुगर, इनको आप कम लोगे तो उससे क्या है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वो डिप्लीट होता है धीरे 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 धीरे। जो आपका लिवर में जो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है, वो धीरे 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 कटना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा थोड़ा उसके साथ में प्रोटीन और फैट भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा